देखिए, आज का टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। ठीक है, इसका एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इसके हेडलाइंस को समझ लें, ठीक है, एक बार हम अगर इसके हेडलाइंस को अच्छे से समझ ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक किस फ्लो में जाने वाला है। ये टॉपिक जो है उसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, एक तरह से कहे तो हमें रफ आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस हेडलाइंस को समझते हैं। हंगर का मतलब क्या होता है? हंगर का मतलब होता है भूख। हार्डशिप का मतलब क्या होता है? कठिनाइयां, यानी सफरिंग्स, जो हम प्रॉब्लम से सफर करते हैं वही। तो हार्डशिप का मतलब हुआ कठिनाई। और पॉपुलर रिवॉल्ट्स का मतलब हुआ एक तरह से कहे तो आंदोलन। तो अगर हमें इन तीन शब्दों को अगर जोड़ें, अगर कोरिलेट करें एक दूसरे से, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि लोग जो थे वो भूख से बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, अपने हंगर को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो भूख से बहुत ज्यादा परेशान थे, टूटे हुए थे, और साथ ही उन्हें बहुत सारे तरीकों के मुसीबत को भी झेलना पड़ रहा था। यानी कई तरह की कठिनाइयां उन्हें डेली लाइफ में झेलनी पड़ रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि लोग इधर भूख से भी परेशान हैं और बोनस में उन्हें इधर बहुत सारे प्रॉब्लम से भी सफर करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा फूटा। ठीक है, लोगों का गुस्सा फूटा। उन लोगों ने अपने विरोध को प्रदर्शित किया। कैसे? तो रिवॉल्ट करके, यानी आंदोलन करके। उन लोगों ने, मतलब जो पीपल थे, जो सफर कर रहे थे, उन लोगों ने अपने विरोध को प्रदर्शित किया। तो इस तरह से हम इस टॉपिक के फ्लो को समझ गए कि रिवॉल्यूशन जब होगा वो मेनली हंगर और हार्डशिप, यानी उन सर्कमस्टांसेस की वजह से होगा जिससे कि लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का कारण अब हंगर और हार्डशिप बनने वाला है। तो उसी अब हम समझते हैं, आगे हम समझते हैं कि किस तरह से यहां पर रिवॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। सो जो 1830s के जो कुछ ईयर्स थे, ठीक है, वो एक तरह से कहें तो इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों के लिए लेकर आए थे। मींस कि 1830s के ईयर में लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे, एक तरह से कहें तो आर्थिक रूप से, यानी धन के मामले में कहे तो लोगों का जो कंडीशन था, लोगों की जो हालत थी, वो दम डवाडोल था। ठीक है, तो इस वजह से कहा गया है कि 1830s के जो ईयर्स थे वो इकोनॉमिक हार्डशिप लेकर आए यूरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. तो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग ईयर्स होता है 19th सेंचुरी का, ठीक है, जो स्टार्टिंग शुरुआती जो कुछ ईयर्स होते हैं 19th सेंचुरी के, उसमें क्या होता है कि जो यूरोप का पॉपुलेशन होता है, यानी जो जनसंख्या होता है, उसमें जोरदार इंक्रीजमेंट होता है, यानी लोगों का नंबर जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि यूरोप जो था इस स्टार्टिंग ईयर्स जो थे 19th सेंचुरी के, उसमें लोगों से भर चुका था। तो ठीक है, तो अब इंक्रीजमेंट तो हो रहा है पॉपुलेशन में, तब उसके साइड इफेक्ट को भी समझते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो किस तरह का हार्डशिप लेकर आएगा। हम एक तरह से उसे रफली समझ लेते पहले। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि भाई यूरोप में पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या था कि अब जो लोग थे उनका नंबर बढ़ गया था और उन लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक फैसिलिटीज में क्या? शेल्टर चाहिए, एक छत चाहिए और क्लोथिंग चाहिए, यानी कपड़े चाहिए वगैरह वगैरह। तो लोग बढ़ रहे थे तो उसी तरह से बेसिक फैसिलिटीज भी उन्हें चाहिए थी। और साथ ही जितने भी लोग थे सभी के पास एक पेट तो होगा। मींस कहने का मतलब यह है कि सभी को 2 वक्त की रोटी भी चाहिए होगी। तो यहां पर एक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो रहा था, एक ऐसा परिस्थिति क्रिएट हो रहा था कि लोगों का तादाद बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों का नंबर बढ़ रहा है, लोगों के नीड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, लोगों की मांगे बढ़ रही हैं, बट जो इन सारी चीजों को फुलफिल करेगा, ठीक है, जो लोगों के नीड्स को, लोगों की जरूरतों को जो फुलफिल करेगा, जो रिसोर्स है, वो ही नहीं बढ़ रहा था। मींस वो ही लिमिटेड था। इधर पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हो रहा है बट रिसोर्स में कोई इंक्रीजमेंट नहीं था, वो उल्टा लिमिटेड था। जितना पहले से था उतना अभी भी था, बट पॉपुलेशन क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो यही कुछ अब इसका नतीजा हम लोग देखेंगे कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। तो इस तरह के कुछ हमने रफली आइडिया लगा लिया कि भाई इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे। तो यूरोप में प्रैक्टिकली किस तरह का सर्कमस्टांसेस यूरोप मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हो रहा था, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट देखते कि आखिर पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ था।
इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। देखिए पहला नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ कि नौकरी करने वालों की, यानी जो जिन्हें नौकरी की आवश्यकता थी, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे, यानी जॉब सीकर्स, ठीक है, उनका नंबर काफी तेजी से बढ़ गया, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, उनके नंबर लिमिटेड ही थे। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, बेरोजगारी लोगों के मतलब बीच में फैलने लगी। यानी बहुत सारे लोग अब क्या थे भाई, बिना काम के इधर उधर भटक रहे थे। काम के मतलब उन्हें काम चाहिए था, अर्निंग का सोर्स चाहिए था, बट अर्निंग का सोर्स अब लोगों को मिल नहीं पा रहा था। तो सबसे पहला इस तरह का सिचुएशन इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से इस तरह का सिचुएशन यूरोप में देखने को मिला, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। देखिए लोग जहां रह रहे थे वहां तो उन्हें नौकरी मिल नहीं रही थी, कोई रोजगार मिल नहीं रहा था, तो भाई नौकरी के उन्हें तो रोजगार चाहिए था, तो नौकरी के एक्सपेक्टेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के एक्सपेक्टेशन में वो किधर मुड़ने लगे, शहरों की ओर मुड़ने लगे कि शायद उन्हें कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब हाथ लग जाए और वो अपने लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए, यही माइंडसेट से लोग अब क्या हो रहे थे, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में मूव ऑन करने लगे थे, ठीक है। तो वही माइग्रेशन यहां पर बताया गया है। ये जो लोगों ने रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर जो लोग मूव ऑन करने लगे, उसे माइग्रेशन यहां पे कहा गया है। तो क्या हुआ कि लोग अब माइग्रेट करने लगे शहरों से, सॉरी गांवों से शहरों की ओर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांव से लोग अब उठकर कहां आ गए थे, शहर में आ गए थे। जिसकी वजह से यह हुआ कि शहरों में जो आबादी थी, यानी जो पॉपुलेशन था टाउन्स में, वो भी सडनली इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब लोग गए हैं शहर में तो उन्हें तुरंत तो कोई शेल्टर नहीं ना मिल जाएगा, छत तो तुरंत नहीं मिल जाएगा, तो लोग क्या करने लगे भाई, स्लम्स में रहने लगे। जो माइग्रेटेड पीपल थे, जो रूरल एरिया से गए थे अर्बन एरियाज में, वो कहां रहने लगे, स्लम्स में रहने लगे। अब स्लम्स क्या होता है, ये स्लम किस टाइप का एरिया होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह, जहां मतलब गरीबों की बस्ती कह सकते हैं, वहां पर ये माइग्रेटेड पीपल अपना गुजारा करने लगे। तो एक तरह से क्या हुआ कि जॉब की चाह में, ठीक है, नौकरी की चाह में लोग जो थे शहरों में जाकर बस तो गए, बट बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो लोग जी रहे थे। यानी शहरों में वो अपना जो जीवन यापन था बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे थे। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का यहां पर एक हमें साइड इफेक्ट प्रैक्टिकली देखने को मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machines made goods from England. So क्या हो रहा था, small producers किसे कहते हैं, सबसे पहले समझना small producers. Small producers आप लोकल प्रोड्यूसर्स को भी कह सकते हैं, जो कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं, यानी किसी भी चीज को एक स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें अपने सामान को बेचने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट्स में एक जबरदस्त कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, ठीक है। यानी इनका हालत भी जो था, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, इनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। ये भी एकदम मिजरेबल कंडीशन में थे, तो इन्हें अपने सामान को बेचने के लिए बहुत कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये कंपटीशन था किसके साथ, ये स्टिफ कंपटीशन मार्केट में स्मॉल प्रोड्यूसर्स आखिर किसके साथ इनका कंपटीशन हो रहा था, ठीक है। तो ये कंपटीशन था इंग्लैंड के साथ। अब समझना है बात को, इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज बहुत पहले से आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर अब गुड्स का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने का जो काम था, अब वो मशीन्स करने लगे थे। अब गुड्स का प्रोडक्शन मशीन्स कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो गुड्स बनकर आ रहे थे, जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे थे, उसका जो प्राइस था वो काफी लो हुआ करता था, ठीक है। और इन्हीं गुड्स को इंग्लैंड दूसरे कंट्रीज में इंपोर्ट किया करता था। इंपोर्ट किस लिए किया करता था, बेचने के लिए। तो अब आते हैं इन कंट्रीज में जहां पर ये गुड्स इंपोर्ट होते थे, तो मार्केट में क्या हो रहा था, कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स थे, उनको ये इंपोर्टेड गुड्स काफी अट्रैक्ट कर रहा था। पहली बात तो क्या रीजन था कि पहली बात तो इनका लो प्राइस हुआ करता था, गुड्स का जो था, जो मशीन मेड गुड्स होते थे, उनका प्राइस काफी लो था, ठीक है। और साथ ही फिनिश प्रोडक्ट्स लोगों को मिला करते थे, तो इस वजह से जो कस्टमर्स थे मार्केट में,
वो काफी इंपोर्टेड गुड्स के लिए अट्रैक्ट हो चुके थे। वो अपना फायदा देख रहे थे भाई कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो ही रहा है, कम दाम में मुझे अच्छा फिनिश प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो इस प्रॉफिट को देखते हुए वो क्या करने लगे, कस्टमर्स की इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने लगे। अब इधर क्या हो रहा था कि जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, वो भी मार्केट में थे, बट उनका क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि इनका जो गुड्स हुआ करता था, जो कमोडिटीज हुआ करते थे, सामान जो हुआ करते थे, उसका जो प्राइस था वो कंपैरेटिवली जो था मशीन मेड गुड्स से थोड़ा हायर हुआ करता था, जिसकी वजह से ये अपने सामान को बेच नहीं पा रहे थे, इनका सामान बिक ही नहीं रहा था। तो इसकी वजह से इन्हें मार्केट में एक बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इनका हालत एकदम खस्ता हो चुका था। तो इस वजह से इंग्लैंड के आने से, यानी इंग्लैंड जब मार्केट में अपना कदम रखा, तो इस वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनका जो कंडीशन था वो बिल्कुल पैथेटिक हो गया। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, एडवांसमेंट जो हुआ, वो बाकी जो कंट्रीज थे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए नुकसानदायक था। ठीक है, और स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स जो थे वो मात किस सेक्टर में खा रहे थे इंडस्ट्रीज के, तो वो था टेक्सटाइल। यहां पर देखिए बताया गया है, सो वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन द कंटिनेंट। यहां पर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी एडवांस्ड वे में इस्टेब्लिश हो चुका था। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. अब बात समझना है। तो बोला जा रहा है कि this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was partially mechanized. So अभी जो हमने सिचुएशन डिस्कस किया स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मतलब जो कपड़ों का उत्पादन किया करते थे लोग, उन लोगों का हालत सबसे ज्यादा अगर कहें तो खराब था, क्योंकि ये लोग जो थे, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन किया करते थे, कपड़ों का उत्पादन किया करते थे, वो लोग अपने घरों में, ठीक है, घरों में नहीं तो छोटे छोटे कारखाने सेटअप कर दी, वो लोगों ने सेटअप कर दिया था, और उसी में वो लोग कपड़े को प्रोड्यूस किया करते थे। और कपड़े जो प्रोड्यूस किया करते थे वो भी कैसा होता था, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता था। ठीक है, फिनिश्ड नहीं होता था कि भाई अगर मतलब छोटे, ठीक है, कारखानों में हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बट लोगों को वो लोग कंप्लीटली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं देते थे। ठीक है, पार्शियली मैकेनाइज्ड होता था। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कपड़े जो थे वो थान में हुआ करते थे, उन्हें बनाकर नहीं देते थे वो लोग कस्टमर्स को। तो ऐसा केस था भाई कि छोटे थे, एक तो पहली बात की स्केल जो इनका था प्रोडक्शन का वो काफी छोटा था, और साथ ही ये लोग कपड़े को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया करते थे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोगों को इंपोर्टेड गुड्स मिल जा रहे थे, इंपोर्टेड टेक्सटाइल गुड्स मिल जा रहे थे, वो भी कम प्राइस पर, और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हुआ करता था। तो जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल में जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें गजब का लॉस झेलना पड़ रहा था। आप इस केस को इस तरह से समझ सकते हो कि अगर एक पॉन्ड में, अगर एक तालाब में बड़ी मछली को डाल दिया जाए, ठीक है, अगर एक तालाब में बड़ी मछली को डाल दिया जाए तो वो बड़ी मछली क्या करेगी कि जितनी भी छोटी मछलियां हैं, जितनी भी छोटी मछलियां तालाब में उसको खा जाएंगी। और सेम यही केस अभी यूरोप में देखने को मिल रहा है। पॉन्ड समझ लो आप मार्केट है, ठीक है, बड़ी मछली कौन है, तो इंग्लैंड है, जो कि मशीन मेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और छोटी मछलियां यहाँ पे कौन है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। तो जैसे ही इंग्लैंड, ठीक है, अपने गुड्स को लेकर मार्केट में उतरा, वैसे ही जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे इनका एक तरह से कहे तो ये लोग बर्बादी के कगार पर आ गए थे। तो यही कुछ ऐसा कंडीशंस था, स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी बहुत ज्यादा उस समय सफर कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. So अब हम उन रीजन्स के बारे में बात करेंगे जहां पर एरिस्टोक्रेसी यानी लैंड ओनिंग कम्युनिटी, जिनके पास बहुत सारा जायदाद, जमीन जायदाद हुआ करता था, और साथ ही ये लोग डोमिनेटिंग भी हुआ करते थे। तो हम उन रीजन्स की बात करेंगे जहां पर अभी तक एरिस्टोक्रेसी सत्ता में थे, यानी अपने पावर को इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर उन क्षेत्र के पीजेंट्स के बारे में बात करेंगे, मेनली पीजेंट्स के यहाँ पे हम लोग कंडीशन को फोकस करेंगे। तो पीजेंट्स किसे कहा जाता है भाई, किसान।
तो जहां पर एरिस्टोक्रेट्स डोमिनेंट थे, पावर में थे, वहां के जो पीजेंट्स थे वो लोगों को काफी एक तरह से कहें तो वो लोग फ्यूडल ड्यूज किसे कहा जाता है, बात समझना है, लैंड रिलेटेड टैक्सेस। जो वहां के जो पीजेंट्स थे उन लोग का टैक्सेस भरते भरते हालत खराब हो गया था, ठीक है, जो लैंड रिलेटेड टैक्स थे उसे भरते भरते हालत खराब हो चुका था, और साथ ही बहुत सारी ऑब्लिगेशंस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीजेंट्स के कंधे पर लाद दी गई थी, जिसकी वजह से ये लोग का जो हालत था वो काफी मिजरेबल हो चुका था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट सेक्शंस हैं पॉपुलेशन में, जो डिफरेंट प्रोफेशन को अपना रहे हैं यूरोप में, वो किस तरह से सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ फूड prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in towns and country। pauperism कहते हैं poverty को, ठीक है, गरीबी को। पॉपुलिज्म का टर्म पॉवर्टी के लिए यूज किया गया है। तो उस समय यूरोप के सिटीज यानी जो शहर थे और जो यूरोप के कंट्रीज थे, देशों का ऐसा हाल था कि अगर फूड के जो प्राइसेस थे बढ़ जाए, यानी खाने पीने की जो चीजें थी, अगर उसका दाम अगर बढ़ जाता, या तो बैड हार्वेस्ट यानी कहीं फसलें अगर खराब हो जाती, किसी वजह से कम प्रोडक्शन होता, तो तुरंत लोगों के बीच पुवर्टी फैल जाता था, यानी तुरंत लोग जो थे वो गरीबी के शिकंजे में आ जाते थे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि उस समय जो यूरोपियन थे, जो यूरोप के पीपल थे, वो काफी तंगी और बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने लाइफ को चला रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इन सारे कंडीशंस को, जो भी कंडीशंस यूरोप में भी 1830s के ईयर में आए, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, समअप कर लेते हैं, ताकि दिमाग से ना निकले। सबसे पहले क्या हुआ था, सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। अब भाई पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बीच में स्प्रेड कर गया था। तो भाई जॉब्स तो मिल नहीं रहे थे, तो लोग अब कहाँ क्या करने लगे, मूव ऑन करने लगे शहरों की ओर। तो उसकी वजह से भी सिचुएशन जो था, थोड़ा सा शहरों का भी जो सिचुएशन था वो खराब हो गया था। फिर उसके बाद किसकी कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लोकल प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि स्टिफ कंपटीशन मार्केट में झेल रहे थे।
और फिर लास्टली हमने किनके कंडीशन को देखा था, पीजेंट्स के, जो कि काफी स्ट्रगल कर रहे थे लैंड रेवेन्यू को पे करने में, और उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके हाथों में थमा दी गई थी, जिसकी वजह से वो काफी सप्रेस्ड फील कर रहे थे। हमने ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स को अभी बहुत ही प्रोफाउंड वे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। अभी जो रिसेंटली में हमने जिन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, अभी जो रिसेंटली में हमने इतने सारे जो बैड सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही कुछ सिचुएशंस हमें 1848 के ईयर में देखने को मिले। यानी लोग 1848 में जो थे, जो ईयर्स, जो 1848 का जो ईयर था, लोग जो थे उसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, इस तरह के क्या थे, प्रॉब्लम से अब सफर कर रहे थे। तो अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हमें और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो ये सिचुएशंस जो अभी हमने डिस्कस किया वो किस तरह से एक रिवॉल्ट को कॉज कर रहा था। अभी हमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट दी पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन दी रोड्स। ठीक है, 1848 में क्या होता है कि फ्रांस में कुछ जो अभी हमने सिचुएशंस डिस्कस किया वैसा ही कुछ सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, और लोग फूड शॉर्टेज यानी खाने पीने की जो कमी थी उससे परेशान होकर, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था कि वो अपने लाइवलीहुड को चला सके। इन दोनों चीजों से परेशान होकर पॉपुलेशन जो था, जो फ्रांस का पॉपुलेशन था, जो मतलब वो पेरिस के रोड पर उतर गया, यानी जो एक भीड़ कह सकते हैं लोगों का, वो कहां उतर गया, पेरिस की सड़कों पर उतर गया। ठीक है, ये क्या कर रहे थे लोग, इस तरह से क्या कर रहे थे कि अपने विरोध को, ठीक है, अपने एगिटेशन को दिखा रहे थे कि हम जो सिस्टम अभी है, जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया हुआ है, वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और लोग जो थे रिवॉल्यूशन करके, इस तरह से रिवॉल्ट करके लोग जो थे उसी चीज को प्रदर्शित करना चाहते थे और सिस्टम में कुछ चेंजेस चाहते थे। तो आप याद करो कि फ्रांस में उस समय कैसा सिस्टम था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, लुईस फिलिप थे। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है, किस तरह के चेंजेस लोग रिवॉल्ट करके लेके आना चाहते हैं। ठीक है, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुईस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। भाई लोगों का इतना जबरदस्त विरोध हो रहा था, इतना खतरनाक विरोध को देखकर जो थे, जो लुईस फिलिप थे, जो फ्रांस के उस समय किंग थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, वो क्या हो गए कि डर के मारे वो भाग गए। उन्होंने अपनी गद्दी, राजगद्दी छोड़कर वो अब चले गए। ठीक है, और क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। तो भाई फिर क्या हुआ, अब फ्रांस में एक बार क्या हुआ कि फिर से एक बार किंग को लोगों ने डिस्पोज कर दिया, उसके पोजीशन से किंग को हटा दिया। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह के कंडीशंस आते हैं, और ये जो इस तरह का जो इम्बैलेंसिंग कंडीशन है उसको कौन संभालता है फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. भाई सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बर्निंग था। ठीक है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब था। तो भाई राजा तो अब भाग गया। ठीक है, लुईस फिलिप को तो जबरन लोगों ने भगा दिया कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हो, तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो इस वजह से
क्या हुआ कि जबरन लुइस फिलिप चले गए। ठीक है, अब फ्रांस बिना राजा का हो गया, तो नेशनल असेंबली, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल बॉडी था, उसने सिचुएशन को संभाला और लोगों को शांत करने की कोशिश की। तो भाई शांत लोग कैसे हुए, तो कुछ घोषणाएं क्या किया कि नेशनल असेंबली ने किया। तो उसमें सबसे पहला क्या था भाई, प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेन अबव 21। सो क्या हुआ कि रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक एक ऐसा प्रिंसिपल कह सकते हो है कि जिसमें गवर्नमेंट यानी जो कंट्री का हेड होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा या तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो भाई अगर अब कंट्री का हेड चुनना है तो इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस होने वाले थे और उसमें क्या किया नेशनल असेंबली ने, चेंजेस किया कि सफरेज यानी राइट टू वोट का जो अधिकार है उसको सभी अडल्ट मेन को दे दिया। ठीक है, यानी जितने भी मेन 21 इयर्स के अबव थे उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार मिल गया था। मींस कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते थे और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भेज सकते थे। बट पहले क्या था कि एक्टिव सिटीजन को ही केवल अधिकार था कि वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक्टिव सिटीजन को ही अधिकार था कि वो वोट कर सकते हैं और पैसिव जो थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। तो ये जो एक्टिव पैसिव वाला जो यहाँ पर जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको खत्म कर दिया गया। बट अभी भी यहाँ पर वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और साथ ही में गारंटी किया गया, लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी उन्हें भी रोजगार अवेलेबल करवाया जाएगा, रोजगार मुहैया करवाया जाएगा और कोई भी बेरोजगारी से नहीं जूझेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि गारंटीड राइट टू वर्क, यानी सभी को काम करने का जो अधिकार है, सभी के काम करने के अधिकार को फुलफिल किया जाएगा। तो भाई किस तरह से राइट टू वर्क का जो ये था अधिकार था उसको किस तरह से नेशनल असेंबली ने लोगों के बीच फुलफिल किया, अब हम वो समझते हैं। नेशनल असेंबली, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट वर सेट अप। तो क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने वर्कशॉप्स यानी कारखाने सेटअप किए, किस लिए, ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार क्रिएट वो लोग कर सके और सभी लोग काम कर सके, अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। सो इस तरह से कुछ रिवॉल्ट हुआ था फ्रांस में और लोगों ने रिवॉल्ट किया। तो उनका जो प्रॉब्लम था भाई, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। अब काम नहीं मिल रहा था तो अर्निंग नहीं हो रहा था, तो उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था, वो अपने हंगर को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही था ना। तो लोगों ने रिवॉल्ट किया, तो इससे क्या हुआ कि उनका जो प्रॉब्लम था, जो वो कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे थे, वो इरेडिकेट किया गया। और इरेडिकेट किसने किया, खत्म किसने किया उस प्रॉब्लम को, तो नेशनल असेंबली ने किया। ठीक है, तो एक बार जो ये 1848 का रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसके आउटकम्स को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो क्या आउटकम आया था भाई, क्या इंपैक्ट लेकर आया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, क्या जब रिवॉल्ट हुआ था तो सबसे पहले कौन भागा था, याद कीजिए, लुइस फिलिप भाग गए थे सबसे पहले, यानी मोनार्की जो था एक बार फिर से क्या हुआ था, डिस्पोज हो गया था फ्रांस से।
सो लुइस फिलिप वॉज रिमूव फ्रॉम फ्रांस फोर्सिबली, जबरन भगाया गया था। फिर दूसरा सबसे मेजर चेंज क्या आया था? तो जितने भी मेन थे अबव 21 ईयर्स उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया था। और फिर लास्टली क्या गया था? सो राइट टू वोट का जो अधिकार था लोगों का, ठीक है, काम करने का जो अधिकार था उसको सेफगार्ड किया गया था। कैसे बचाया गया था? तो भाई वर्कशॉप्स क्या किए गए थे, नेशनल असेंबली के द्वारा सेटअप किए गए थे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाने के लिए। तो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आया था 1848 के जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में उससे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अब आगे बढ़ते हैं। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments. So यहाँ पर सिलेशिया एक रीजन है, वहां का बात किया गया है। ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशन, जो लोग, जो अब कॉमन पीपल जो रिवॉल्ट कर रहे थे, वो केवल फ्रांस में नहीं हुआ, तो उससे पहले भी 1845 में भी सिलेशिया एक ऐसा एरिया था, वहां पर भी वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया था, रिवॉल्ट किया था। वीवर्स कौन होते हैं? तो वीवर्स वो लोग होते हैं जो कपड़े को बुनकर अर्निंग करते हैं। ठीक है, कपड़े को वीव करते हैं, उसको बुनते हैं और उससे अपनी अर्निंग करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे भाई? तो कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग थे जो कि वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई किया करते थे। ठीक है, कच्चा माल दिया करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई किया करते थे और बदले में, और साथ ही उन्हें ऑर्डर्स दिया करते थे कि भाई मैं तुम्हें इतना रॉ मटेरियल्स दे रहा हूं और तुम मुझे फिनिश प्रोडक्ट बदले में दो। ठीक है, मतलब कपड़े बुनकर मुझे दो। तो वही ऑर्डर्स दिया करते थे फिनिश टेक्सटाइल का। तो भाई क्या होता था कि वीवर्स जो होते थे इन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करते थे और जितना कॉन्ट्रैक्टर्स ने डिमांड किया टेक्सटाइल उतना बुनकर दे दिया करते थे। बट प्रॉब्लम ये था कि कॉन्ट्रैक्टर्स काम तो सारा करवा ले रहे थे, ठीक है, जितना उन्हें काम होता था वीवर्स से वो सारा करवा ले रहे थे, बट पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स काफी कम दिया करते थे वीवर्स को। यानी वेजेस जो थे, जो मजदूरी जो वीवर्स किया करते थे, उसका वैल्यू बहुत उनसे कम मिलता था, मींस वेजेस बहुत ही कम मिलते थे, जिसकी वजह से जो वीवर्स थे, ठीक है, वो काम तो पूरा कर रहे हैं, ठीक, बट वो नाखुश थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स से नाखुश थे। वो चाहते थे कि उनका जो वेजेस है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके। तो देखिए ये किस तरह से ये फिर रिवॉल्यूशन में चेंज होता है, किस तरह से वीवर्स रिवॉल्ट करते हैं, अब हम उस चीज को नोटिस करेंगे। The journalist Wilhelm Wolff described the events in Silesian village as follow. So यहाँ पे विल्हेम वोल्फ की बात की गई है, ठीक है, वो जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार थे, तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया है, एक तरह से कहते तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया कि किस तरह से रिवॉल्ट जो हुआ था, ये जो घटना हुआ था वो किस तरह से
सिलेशियन जो विलेजेस था उसमें हुआ था, किस तरह से जो वीवर्स थे उन लोगों ने रिवॉल्ट किया था, उसका पूरा प्रोसीड्यूर यहाँ पर हमें शेयर किया है विलियम वुल्फ ने। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि भाई जो सिलेशियन विलेजेस थे उसका आखिर किस तरह का मतलब वहां पर सर्कमस्टांसेस थे, उसको पहले यहाँ पर हमें क्लियर किया गया है ताकि अच्छे से हम समझ सकें कि भाई सच्ची में जो वीवर्स थे वो काफी परेशान थे। ठीक है, तो इन दिस विलेजेस विथ 18,000 inhabitants कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। सो यहाँ पर सिलेशियन विलेजेस की बात की गई है जहां पर 18,000 पीपल रहा करते थे। ठीक है, यानी उस गांव में सिलेशियन विलेजेस में 18,000 पीपल रहा करते थे, रेसिडेंट्स थे। और वहां पर जो सिलेशियन विलेजेस थे कॉटन वीविंग, ठीक है, कॉटन वीविंग जो था वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। मींस कि अधिकतर जो लोग गांव में थे वो कॉटन वीविंग का काम किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो मजदूर थे, जो काम कर रहे थे, ठीक है, चाहे कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं क्यों ना, वो भी तो वर्कर्स है ना, तो वर्कर्स जो थे उनका हालत जो था बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब एक तरह से कहें तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वर्कर्स का हालत बहुत ज्यादा खराब था। इससे ये पता चल रहा है कि इस विलेज में, ठीक है, इस विलेज में लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन जो था, ठीक है, आर्थिक स्थिति जो थी वो सही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। को मतलब एक तरह से कहें तो लोग बेताब थे काम करने के लिए, उन्हें रोजगार की आवश्यकता थी। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि इस उनके पुअर कंडीशन का एडवांटेज उठाया। कैसे उठाया तो वो समझते हैं। वीवर्स जो थे वो ऑर्डर दिया करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीवर्स को ऑर्डर दिया करते थे कि भाई मुझे इतना टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना कर दो। बट वो क्या किया करते थे कि उन हर एक प्रोडक्ट का दाम जो था, जो वो टेक्सटाइल बनाया करते थे वीवर्स लोग, उसका प्राइस काफी कम कर दिया करते थे। ठीक है, काफी रिड्यूस कर दिया करते थे, जिसकी वजह से वीवर्स काम तो खूब करते थे बट उन्हें अर्निंग उनकी कम होती थी और इधर कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा होता था। और उन्हें साथ में ये भी पता था, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये भी डर नहीं था कि अगर हम कम अगर दाम देंगे उसको तो वो काम छोड़ देगा। उन्हें ये भी डर नहीं था क्योंकि इन्हें पता था कि भाई इनकी हालत तो ऐसी खराब है, पुअर कंडीशन में, तो ये लोग काम तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस वजह से ये जो था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वीवर्स पर अन्याय किए जा रहे थे। एक तरह से कहें तो वीवर्स के दोनों हाथ में लड्डू था, इधर से अपना प्रॉफिट भी हो रहा था और इन्हें यह भी पता था कि वीवर्स मेरा काम नहीं छोड़ेंगे, मेरा काम तो चलेगा ही। तो इस तरह का कुछ अन्याय हो रहा था लोगों के साथ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और आपको पता है कि जब एक्सप्लॉयटेशन होता है तो लोग देर से ही सही बट आवाज जरूर उठाते। तो लोग यहाँ पर जो वीवर्स हैं, इन लोगों ने भी अपने वॉइस को रेज किया। तो उसी की घटना यहाँ पर बताया गया हम लोग को। ऑन 4 जून एट 2 PM, ठीक है, तो 4 जून दोपहर 2 बजे, 2 PM तो दोपहर ही होगा ना, सो 4 जून दोपहर 2 बजे a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to mansions of their contractors demanding higher wages. सो क्या हुआ, 4 जून दोपहर 2 बजे वीवर्स का जो भीड़ था, ठीक है, वीवर्स की जो भीड़ थी वो लोग दो लाइनें बनाकर, दो लाइन पैरेलली बनाकर, इस तरह से दो लाइन पैरेलल बनाकर क्या किया उन लोगों ने कि अपने घर से किधर, कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशंस की ओर मूव करने लगे। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स के आलीशान जो घर थे उसकी तरफ जो वो भीड़ था वीवर्स का, दो लाइन बनाकर मूव करने लगा। और उनका डिमांड क्या था कि भाई उन लोगों, वो कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड कर रहे थे कि मेरी जो मजदूरी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, मेरे वेजेस को थोड़ा सा बढ़ा दो। बट होता क्या है, देखते आगे। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेड्स अल्टरनेटली। तो भाई ये तो अपनी मांग को लेकर जाते हैं कि भाई मेरी वेजेस को बढ़ा दो, बट कॉन्ट्रैक्टर्स इनके मांग को, इनके डिमांड को सुनते नहीं है, बल्कि उल्टा इन्हें चार बातें सुनाते हैं
और साथ ही गालियां और धमकियां भी इन लोगों को दी जाती। मतलब एक तरह से कहें तो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, इनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जाता है, बल्कि इन्हें ही ह्यूमिलेट किया जाता है। ठीक है, इनकी बेइज्जती की जाती है। सो क्या होता है कि भाई बेइज्जती कर रहे थे, ठीक है, तो इससे वीवर्स का क्या हुआ कि गुस्सा बढ़ गया। वो जो थे वीवर्स जो थे वो ग्रुप में थे, कलेक्टिव थे, तो उनका स्ट्रेंथ जो था वो कंपैरेटिवली किसके, कॉन्ट्रैक्टर के स्ट्रेंथ से ज्यादा था। ठीक है, तो इनको तो भाई वीवर्स को तो गुस्सा दिला दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो जो वीवर्स थे उन लोगों ने क्या किया वो देखते हैं। Following this, a group of them forced their way into the houses, smashed its elegant window panes, furnitures, porcelains. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes which they tore to shreds. So भाई दो ग्रुप था, ठीक है, तो जो ये वीवर्स का भीड़ था गुस्से में जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में घुस गया। जो कॉन्ट्रैक्टर का आलीशान घर था इसमें वीवर्स घुस गए, और एक ग्रुप यहाँ पर था, एक ग्रुप जो था वीवर्स का, उन लोगों ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में फोर्सिबली घुस गए और जो महंगी महंगी खिड़कियां थी वो सब तोड़ दिया। पोर्सलेन्स यानी चीनी मिट्टी से जो बने बर्तन होते हैं, महंगे बर्तन होते हैं, उसको तोड़ दिया। फर्नीचर्स जो थे, ठीक है, उसको भी तोड़ दिया। यानी जितने भी महंगी महंगी एक्स्ट्रा वेजेंट चीजें थी उन सारी चीजों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जो दूसरा ग्रुप था, इधर तो एक ग्रुप जो था ये सब करने में बिजी था, तोड़ने फोड़ने में बिजी था, और दूसरा ग्रुप जो था वो क्या किया कि स्टोर हाउस, जहां पर चीजें इकट्ठा करके रखी जाती हैं, अनाज वगैरह, वहां पर पूरा लूटमाट मचा दिया। मतलब जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स का जो स्टोर हाउस था, भंडार गृह था, उसमें पूरा लूटमाट मचा दिया, चोरी एक तरह से उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। और साथ ही जो सप्लाईज थे क्लोथ के, यानी जो कपड़े थे वहां पर, उसको भी पूरा मतलब एक तरह से कहें तो टीयर कर दिया, पूरा फाड़ फाड़ कर उसे तार तार कर दिया। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया और कॉन्ट्रैक्टर जो था उसका बहुत लॉस किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई कि ये लोग तो पूरा हल्ला बोल पर थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो क्या किए, द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विथ हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेजेस विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। सो भाई वीवर्स ने हल्ला बोल दिया था तो ये लोग डर गए थे, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो डर गया था, वो अपनी फैमिली को लेकर कहां भागा, तो पड़ोसी गांव में भागा। मगर होता क्या है कि पड़ोसी गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इस कॉन्ट्रैक्टर को शेल्टर नहीं देते हैं, मतलब शरण नहीं देते हैं, वो उसे अपने गांव में रहने नहीं देते हैं। क्यों नहीं रहने देते, क्योंकि ये लोग जो थे, जो नेबरिंग कंट्री के नेबरिंग विलेजेस के जो पीपल थे, वो भी इस कॉन्ट्रैक्टर के बिहेवियर से वाकिफ थे। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर को नेबरिंग विलेजेस में जगह नहीं मिलता है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आगे देखते हैं। He returned 24 hours later having requested army. So क्या होता है कि आर्मी की मदद से, सेना की मदद से कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपने गांव वापस लौटता है। फिर क्या होता है, In exchange that followed 11 weavers were shot. So क्या होता है कि भाई सेना को लेकर जो होता है कॉन्ट्रैक्टर वो अपने गांव लौटता है, जिसकी वजह से वीवर्स, ठीक है, वीवर्स का जो भीड़ होता है और सेना, इन दोनों में टकराव हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 11 वीवर्स जो होते हैं उनको गोली मार दी जाती है। ठीक है, सो इस तरह का कुछ घटना, इस तरह से रिवॉल्ट वीवर्स ने किया। तो इस टॉपिक में मेनली हमने जो फोकस किया है उन रिवॉल्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, जो पॉपुलेशन के जो लोअर लेवल में जो लोग होते हैं उन लोगों ने किया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में मुहैया करवा दिए जाएंगे, अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।